हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 स्टडी कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोटोकॉपियर मशीन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोटोकॉपियर मशीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड होते हैं। इसको हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टडी किया था कि जो फोटोकॉपियर मशीन्स होते हैं, जेरॉक्स मशीन होती हैं, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर गिवन चार्जेज +q and -q respectively, then the masses of both spheres will be equal. The masses of positively charged sphere will be less than that of negatively charged sphere. Option C, the masses of negatively charged sphere will be less than that of positively charged sphere. Option D, none of these. Option B is the correct option. The masses of positively charged sphere will be less than that of negatively charged sphere. As we know, हम जानते हैं क्या कि अगर किसी भी चार्ज कोई भी सब्सटेंस हो या कोई बॉडी हो, अगर उसे पॉजिटिवली चार्ज हो और एक इनादर बॉडी हो आइडेंटिकली हो, वो निगेटिवली हो, तो होता क्या है? निगेटिवली का मीनिंग क्या है? वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिवली का मीनिंग है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास वहाँ पर तो होगा ही होगा, इसलिए उस बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, जो कि निगेटिवली होगा, और जो पॉजिटिवली होगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेज? ए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सी, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ये क्वांटाइज्ड भी होते हैं, मीन्स ये क्वांटाइजेशन जो हमारे पास होती है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज, इसको फुलफिल करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व क्वांटिटी भी है, एंड आल्सो इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो हमारे पास चार्ज होती है, यानी इनवेरियंस का मीनिंग क्या है? अगर कोई चार्ज हो जो कि रेस्ट पोजीशन पर हो, तो उस बॉडी पर कोई हम सब्सटेंस कंसिडर कर लें। हमारे पास एक बॉडी है, इस पर हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये +q चार्ज है जो कि रेस्ट पर है। अब इस बॉडी को क्या करते हैं? हम मूविंग स्टेट में लाएं, यानी मोशन में लाएं विथ वेलोसिटी v। अगर ये v वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो भी इस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो q ही रहेगा, उसके चार्ज में किसी प्रकार का वेरिएशंस नहीं होगा, और इसी को हम कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मीन्स यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं, ये क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये तीनों प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, टू चार्जेज +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर situated at a distance in air. The ratio of the forces acting on them is 1:4, 4:1, 1:1, 1:16. Option C is the correct option, 1:1। जैसा हम जानते हैं, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ भी स्टडी किया था कि तो कोई भी हमारे पास 2 चार्जेज हों, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये 2 चार्जेज हों। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट ये जो चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस पर और ये फोर्स अप्लाई इस पे करेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होते हैं। इसे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूव भी किया था। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, एक्शन रिएक्शन को हमारे पास जो मिलता है उसको हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूव भी किया है कि हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट जो फोर्स अप्लाई करेंगे वन चार्ज इन अदर चार्ज पर, वो मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, 1:1 में ही लगेंगे।
Question number 5. On introducing a dielectric material between two positive charges situated in air, the repulsive force between them will be increased, decreased, the same, zero. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज का मीनिंग क्या है, अब कैसे हो रहा है, तो जैसा हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हमारे पास फार्मूला है क्या, F इज इक्वल टू 1/4πε0 और क्या है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहीं पर हम देखे थे जब ये डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए यहाँ पर हमको मिल जाता है एक के, जो के क्या है, यह फोर्स के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 6. If 2 point charges kept at a certain distance in air are placed in kerosene oil, then the force between the point charges will be decreases, increase, remain the same, be zero. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसा भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर भी क्या मिलेगा, वही केस मिलने वाला है कि क्या, जैसा हम जानते हैं कि जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मिलता है, उतने टाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाती है। अगर वो चार्जेज, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस थे वह फ्री स्पेस या वैक्यूम में थे और उसके बाद से हमने क्या किया, वहाँ पर लाकर उसे किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में पुट कर देते हैं, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम के टाइम्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। Question number 7. The intensity of electric field inside a conductor is may be zero, may not be zero, always zero, none of these. Option C is the correct option. Always zero. कोई भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। तो रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है, जैसा हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सरफेस पे रिसाइड्स करते हैं। और जब सरफेस पे रिसाइड करेंगे तो इंटीरियर में कोई भी पार्ट है, इनसाइड में कोई भी हमारे पास चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ध्यान है, चार्ज तो होता है लेकिन कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इनसाइड जो होता है हमारे पास कंडक्टर जो होते हैं, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8. इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट एक्स-रेज, न्यूट्रॉन्स, गामा रेज, अल्फा रेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा रेज। जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनादर पार्टिकल पे तभी कोई फोर्स अप्लाई कर सकती है जब वो पार्टिकल भी क्या हो, चार्ज्ड हो। जैसा हम जानते हैं एक्सरे क्या है, ये चार्जलेस है, ये हमारे पास क्या है, एक एनर्जी होती है, ये चार्जलेस होती है, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होता है और गामा रे पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज कहाँ होता है, अल्फा पार्टिकल पर होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करेगा, ओनली एंड ओनली अल्फा पार्टिकल को। क्वेश्चन नंबर 9. द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रियल, imaginary, both, none of these. Option B is the correct option, imaginary. Electric field lines are imaginary but the field represented by it is real. जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं इसे हम बेटर मैनर में समझने के लिए, इसे हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पर इस फिगर में शो किया गया है। यहाँ पर एक्चुअल में टू जो चार्जेज होते हैं, यहाँ पर फील्ड तो होती हैं, वो फील्ड रियल होती हैं, बट जो लाइन शो की जाती हैं ये लाइन कोई भी इस तरह की होती नहीं है, वह इमेजिनरी होती हैं। वो क्या होती हैं, इमेजिनरी है। मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वह इमेजिनरी होते हैं। एक बात और है, मैग्नेटिक केस में भी होता है। मैग्नेटिक केस में, मैग्नेट केस में होते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं और वो भी इमेजिनरी होते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वह रियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम,
joule per coulomb per meter. Option C is the correct option. Joule per coulomb. Joule per coulomb is not a unit of electric field. जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह होता क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट. यही तो फार्मूला है, एफ अपान क्यू नॉट. तो एफ न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन ए करेक्ट है. वोल्ट पर मीटर, ये भी हमने देखा था. जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्ट पर मीटर भी हमारे पास करेक्ट है, बट जूल पर कूलम यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है. और जूल पर कूलम पर मीटर जब हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास यही आने वाला है, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही मिलने वाला है. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Students, I hope this video is very useful for you. Please subscribe my YouTube channel, like video, share and also comments about the video. Thank you.